Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, इनके अर्थ को समझा था। आज हम केंद्रीकरण के गुण और दोष के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीकरण के गुण क्या हैं और फिर दोष की बात करेंगे। केंद्रीकरण, आपको ध्यान होगा बताया था हमने लास्ट वीडियो में कि हेनरी फ्योल की एक डेफिनेशन थी जो बिल्कुल क्लियरली कहती है कि वो हर प्रक्रिया जो अधीनस्थ की भूमिका को महत्व देती है, उसके महत्व को बढ़ाती है, वो विकेंद्रीकरण है, और जो उसे घटाती है वो केंद्रीकरण है। यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर क्या बनता है, सत्ता किसके हाथ में है। यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो सार है वो निर्णय लेने की शक्ति के वितरण में निहित है। यानी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो एक जगह केंद्रित है या उसको बांट दिया गया है, शक्ति का बंटवारा हो गया है उच्चतम स्तर से निचले स्तर तक। चाहे हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र के प्रशासन में, या फिर हम बात करें संगठन में या किसी भी कंपनी में या किसी संस्था में, अगर शक्ति एक हाथ में केंद्रित रहती है तो वो केंद्रीकरण की स्थिति है। अगर निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तरों पर भी दे दी जाती है वो विकेंद्रीकरण की स्थिति है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, स्टेट्स में राज्य सरकारें कार्य करती हैं, और लोकल लेवल पर स्थानीय सरकारें काम करती हैं, जो पंचायत के रूप में या नगर पालिकाओं के रूप में हम देखते हैं। तो ये विकेंद्रीकरण की स्थिति है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। इसी तरह प्रशासन में और संगठन में भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अब हम देखते हैं केंद्रीकरण के गुण क्या हैं, यानी इससे क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, इसके पक्ष में क्या तर्क कहे गए हैं। सबसे पहला, केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण। केंद्रीकरण की स्थिति में एक जो चीज़ बताई गई है वो है पर्याप्त नियंत्रण। यानी केंद्र में जो शक्ति है, यानी केंद्र में जो लोग हैं या जहाँ से ये दिशा निर्देश आ रहे हैं, उनका पर्याप्त नियंत्रण रहता है स्थानीय स्तर तक। यानी कि उच्चतम अधिकारियों का निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अगर हम केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन की बात करें तो सभी इकाइयों पर केंद्रीय सत्ता का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। इस परिस्थिति में जो स्थानीय और क्षेत्रीय कर्मचारी या अधिकारी या प्रशासन संगठन जो भी है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो केंद्र के प्रति जवाबदेह होता है। फिर है प्रशासन में एकरूपता पाई जाती है। केंद्रीकृत व्यवस्था में अगर हम किसी प्रशासकीय संगठन की बात करते हैं तो उसमें एक जगह से जहाँ से नीतियों का निर्माण हो रहा है वो एक समरूप सिद्धांत पे होता है। एक ही जगह से दिशा निर्देश आते हैं और एक ही जगह से नीतियाँ बनती हैं, तो इसके फलस्वरूप शासन में सुविधा रहती है। मितव्ययी कहा गया है इस प्रणाली को, क्योंकि अगर केंद्र से एक जगह से हटके सत्ता का बंटवारा कई लेवल्स पर कर दिया जाए, कई स्तरों पर कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में कर्मचारियों, अधिकारियों, जो भी मैन पावर है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी कि जो खर्चा है वो 2 या 3 जगह हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकार का या प्रशासन का या संगठन का अधिक धन खर्च होता है, इसीलिए इसे मितव्ययी हम मानते हैं केंद्रीकरण को। क्योंकि विकेंद्रीकरण में ये चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ती हैं कि मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा है, इक्विपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन केंद्रीकरण अगर है, शक्ति का एक ही जगह केंद्र बिंदु है, तो वहाँ इस खर्चीलेपन से छुटकारा मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, यानी कि सामान्य हित व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है। केंद्रीकृत प्रशासन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इस व्यवस्था में स्थानीय राजनीति शासन पर हावी नहीं होती। इसमें एक चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि भ्रष्टाचार, पक्षपात या भाई भतीजावाद की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर नागरिकों के लिए बहुत सुविधाजनक है ये। किस प्रकार से? क्योंकि केंद्रीकरण में नागरिकों को केवल एक ही प्रशासन पर ध्यान देना होता है। यानी कहाँ से जननीतियाँ बन रही हैं, कौन सी योजनाएं उनके हित में बनाई जा रही हैं, किस प्रकार उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो सार्वजनिक अधिकारियों के लिए भी कार्य को समझना जो है वो और उनके बारे में निर्णय लेना आसान हो जाता है। तो ये केंद्रीकरण के कुछ गुण के विषय में बताया गया। अब हम इनके दोष के विषय में देखते हैं। केंद्रीकरण का दोष क्या क्या है। सबसे पहला, कार्य में विलंब। क्योंकि केंद्रीकरण के विरुद्ध पहला ही तर्क ये रखा गया
कि कार्य में विलंब होता है, यानी उच्च स्तर पर बहुत अधिक कार्य इकट्ठा हो जाता है, हर एक चीज़ वहाँ से अप्रूव होकर आती है, यानी जो स्थानीय प्रशासन है उसे परमिशन लेनी होती है हर एक कार्य के लिए, उच्च स्तर जो इकाई है उससे। इसीलिए कार्य को पूरा होने में समय लगता है। निर्णय में त्रुटि, क्योंकि केंद्र में जो अधिकारी हैं वो जनता से काफ़ी दूर होते हैं, स्थानीय दशा और समस्याओं की उनको करीब से पहचान नहीं होती, वो नहीं जानते कि लोकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो निर्णय लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना रह जाती है। प्रशासन में कठोरता आती है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी केंद्रीय सत्ता के आदेशों को बिल्कुल उसी सेंस में पालन करने के लिए बाधित हो जाते हैं, वो अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले पाते। इन परिस्थितियों में जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वो प्रशासन में एक लचीलापन नहीं देख पाते, क्योंकि सारी नीतियां जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं के अनुसार उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्रशासन में एक कठोरता या नीरसता आ जाती है। अलोकप्रिय प्रशासन माना जाता है केंद्रीकृत प्रशासन को। वो किस लिए माना जाता है? क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाती निर्णय निर्माण में, तो इससे स्थानीय संपर्क जो है वो लोगों का टूट जाता है शासन से, प्रशासन से। जनसंपर्क और जन सहयोग ही लोकतंत्र का आधार है। इसीलिए जो ये शासन है, केंद्रीकृत शासन, वो अलोकप्रिय माना जाता है। स्थानीय शासन की उपेक्षा भी होती है इसमें, क्योंकि इस व्यवस्था में स्थानीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के अवसर कम मिलते हैं स्थानीय अधिकारियों को, और जो वहाँ पर राजनीतिक इकाइयाँ हैं उन्हें भी, क्योंकि उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था में स्थानीय जनता द्वारा शासन में भाग ना लेने की वजह से जो स्वशासन की परंपराएं हैं वो भी क्षीण होने लगती हैं, क्योंकि स्वशासन कहता है कि जिन लोगों को गवर्न करना है, प्रतिनिधि भी उन्हीं लोगों में से चुना हुआ होना चाहिए। इस वजह से स्थानीय शासन की उपेक्षा होती है और शासन अलोकप्रिय भी हो जाता है। तो हमने देखा केंद्रीकरण के गुण और दोष क्या हैं। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के गुण और दोष क्या हैं। विकेंद्रीकरण, जब सत्ता या शक्ति को अलग अलग लेवल्स पर बांट दिया जाए, यानी निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तर पर ट्रांसफर कर दी जाए, उसे हम विकेंद्रीकरण की स्थिति कहते हैं। इसका पहला गुण क्या है? कार्य में विलंब नहीं होता। केंद्रीकृत व्यवस्था में विलंब होता है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि सभी जो लेवल्स हैं डिसीजन मेकिंग के, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो दे दी जाती है, यानी स्थानीय अधिकारियों को भी ये शक्ति दे दी जाती है कि वो कुछ एक कार्य बिना अनुमति लिए कर सकते हैं, तो कार्य शीघ्र हो जाते हैं, कार्यों में विलंब नहीं होता। फिर केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का होता है। विकेंद्रित व्यवस्था में शीर्ष पर बैठा अधिकारी या संस्था प्रधान या राष्ट्रीय सरकार का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है, उसे राहत प्राप्त होती है, वो दूसरे अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाता है। प्रशासन में लचीलापन आता है। प्रशासन में लचीलापन इसलिए आता है क्योंकि जो स्थानीय कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं वो उनके बहुत करीब होते हैं, तो इस प्रकार उनको पूरी सुविधा उत्पन्न कराने की एक परिस्थिति पैदा हो जाती है उनके लिए। इसीलिए वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कार्यक्रम में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को जिस तरह की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रशासन में लचीलापन आता है। लाल फीताशाही का अभाव। लाल फीताशाही जब शक्ति विकेंद्रित होती है, यानी अलग अलग उसके केंद्र होते हैं शक्ति के, तो प्रशासन के अनेक दोष मिट जाते हैं। जैसे कार्य में देरी है, लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही का मतलब कार्य में देरी से ही है, क्योंकि तुरंत कार्यवाही को प्रोत्साहन मिलता है। फिर हम बात करते हैं स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान होता है। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान किस लिए होता है? क्योंकि स्थानीय जो निकाय बनाए गए हैं, अगर आप राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो उनमें आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। स्थानीय निकाय उन समस्याओं का निवारण अपने स्तर पर कर सकते हैं विकेंद्रीकरण में, और उनका उचित समाधान हो पाता है। ये विकेंद्रीकरण लोकप्रिय भी माना जाता है, क्योंकि इसमें शासन और जनता के बीच एक संपर्क होता है।
और जितना ज़्यादा संपर्क होता है उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनता है, शासन मजबूत बनता है, क्योंकि आम जनता प्रेरित होती है सरकार के साथ कार्य करने के लिए। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के दोष क्या हो सकते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क रखे गए। सबसे पहला, केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण, यानी कि केंद्र में जो सरकार है या जो शक्ति है उसका स्थानीय जो निकाय हैं या कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण कुछ कम हो जाता है, जैसे बजट निर्माण है या टैक्सेशन है, इस तरह की कुछ एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर समन्वय का अभाव, केंद्रीकरण में एक जगह से निर्देश आते हैं और समरूपता पाई जाती है पॉलिसीज़ में, तो विकेंद्रीकरण की स्थिति में अलग अलग स्तर पर निर्णय निर्माण हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अलग अलग तरह से हो रही है, तो वहाँ समन्वय की समस्या खड़ी होने का संभावना बनी रहती है। खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि केंद्रीकरण में हम देखते हैं कि एक ही जगह सत्ता है तो एक ही जगह मैन पावर की ज़रूरत होती है। विकेंद्रीकरण में केंद्रीय और स्थानीय दो प्रकार के कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ती है और संख्या भी अधिक रहती है, इसीलिए इस पद्धति को थोड़ा खर्चीली माना गया है। फिर राष्ट्रहित के स्थान पर स्थानीय हित, इस तरह की प्रणाली में देखा गया है कि जो राष्ट्रहित है उससे ऊपर स्थानीय हित होता है, क्योंकि कर्मचारी में स्थानीयता की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वो राष्ट्रीय हित को कभी कभी नज़रअंदाज कर सकता है। फिर प्रशासन में एकरूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि विकेंद्रित प्रणाली में अलग अलग स्तर पर नीतियाँ निर्धारित होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन कर सकते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य प्रणालियाँ जो हैं वर्क सिस्टम वो अपनाए जाते हैं, इसीलिए एकरूपता का अभाव पाया जाता है। तो ये हमने देखे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के गुण और दोष। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से किस पद्धति को अच्छा माना जाए और किस पद्धति को अच्छा ना माना जाए, ये समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किसी संगठन का केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए। ये किसी भी समाज की संस्कृति पर, वहाँ के डेवलपमेंट लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे भारत में विकेंद्रीकरण राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, क्योंकि हमारे देश में सेंटर में जो केंद्र सरकार है वो कार्य करती है, राज्यों में राज्य सरकारें कार्य करती हैं और स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़ ये कार्य करते हैं। तो एक विकेंद्रीकरण की स्थिति है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो इस स्थिति में ये अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आती है। तो केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए, प्रशासन का या संगठन का, ये परिस्थिति और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।